मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनश IAS में। आज चलिए हिस्ट्री की जो कक्षा पाषाण काल की अधूरी रह गई थी उसको हम लोग आज पूर्ण करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका था कि पूरा पाषाण काल का पूर्व यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल को मैं बता चुका था। उसमें मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल बचा हुआ है और उसके अलावा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम लोगों को पढ़ना है। डिवीजन को एक बार देख लीजिए, रिकॉल हो जाएगा। ये है पाषाण काल। इसमें जो है पूरा पाषाण काल 3 पार्ट होता है। मध्य पाषाण काल, और उच्च नव पाषाण काल। इसको मैंने 3 भाग में बांटा था। निम्न लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक। मध्य पूरा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिए। पूरा पाषाण काल, और एक था उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक। जैसे कि आज कुछ एक अंदाज से एज लिख देता हूं। जो ज्ञानी मानव का उदय हुआ उसको उच्च पूरा पाषाण काल में से लेकर 10,000 BC तक कर दीजिए। देखिए कोई फिक्स नहीं है, सारा संक्रमण है ना। इसको फिक्स मत मानिएगा कि इतना ही एकदम फिक्स है। संक्रमण होता है, ट्रांजिशनल होता है। एक काल खत्म होता है, दूसरा काल भी चलता रहता है, फिर दूसरा काल की प्रमुखता होती है, इस ढंग से। और इसको जो है आप मान सकते हैं 1,00,000 BC से 40,000 BC। और ये जो होगा मानव की उत्पत्ति से 1,00,000 BC। मध्य पाषाण काल क्या होगा? 10,000 BC से मैक्सिमम 1,000 BC तक। मैक्सिमम यहां लिख देना है आपको। मैक्सिमम शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि पूरे भारत में ऐसा नहीं कि 1,000 BC तक मध्य पाषाण काल चला। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय तक चला। कहीं 5,000 BC से ही जो है आपका नवपाषाण काल शुरू हो गया, कहीं 4,000 से शुरू हुआ, कहीं 3,000 से, कहीं 1,000 से। इस कारण मैक्सिमम यहाँ पर लिखना जरूरी है। और इस जगह जो आपका है 5,000 BC, 7,000 कर दीजिए मेहरगढ़ को देखते हुए। पहली सदी पूर्व तक। इस सब का कोई फिक्स नहीं है। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई काल अचानक से जो है समाप्त हो जाए। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं, ये काल हो गया आपका विभाजन का। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये और ये, ठीक है। तो समाप्त हो जाएंगे आपके पाषाण काल।
आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में आते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था, या निम्न पूरा पाषाण काल भी उसको बोलते हैं, कि वहां पर चॉपिंग चॉपर यानी कि खंदक, गंडासा, हैंडेक्स और विदारनी, कुल्हाड़ी और विदारनी का प्रयोग होता था। हैंडेक्स क्लीवर, चॉपर चॉपिंग का प्रयोग होता था। इस काल को जो अंतर आपको करना है वो चारों हथियार, ठीक है, खंदक, गंडासा, हस्तकुठार माने कुल्हाड़ी, विदारणी, वो तो प्रयोग होते ही थे। साथ ही फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी, इनका भी प्रयोग होने लगा। ठीक है, ये पहला चेंजिंग आप देख रहे हैं। दूसरा जो चेंजिंग यहाँ आया, मध्य पूरा पाषाण काल को क्यों अलग किया इतिहासकारों ने, उसको समझिए। दूसरा जो चेंजिंग आया, पहले क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था निम्न पूरा पाषाण काल में। अब जो है जेस्पर और चर्ट, जेस्पर और चर्ट पत्थरों का प्रयोग होने लगा। ये अधिक जो है चमकदार था। हथियार के प्रयोग आप देख सकते हैं और चमकदार पत्थरों का प्रयोग, यही है निशानी मध्य पूरा पाषाण काल का। ठीक है, अब इसके विस्तार को थोड़ा समझ लीजिए। उसके विस्तार को हमने देखा था सोन घाटी वगैरह में। विस्तार के लिए एक सिंपल सा छोटा सा मैप बना लीजिए। इंडिया के मैप कैसे बनेंगे, इसकी टेक्निक्स मैं बताऊंगा। हमको अभी जो है नॉर्थ इंडिया से मतलब है, ठीक है, तो मैं नॉर्थ इंडिया ही ड्रॉ करूंगा। जो भारत में प्राप्त हुए हैं मध्य पूरा पाषाण काल के, वो नॉर्थ इंडिया से ही प्राप्त हुए हैं। यहां देखिए, एक तो पाकिस्तान में चला गया, सिंध क्षेत्र, यहां से मिला है मध्य पूरा पाषाण काल का सच। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र में भी मिले, ठीक है। इन 4-5 क्षेत्रों में मध्य पूरा पाषाण काल के जो है साक्ष्य मिले हैं। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, इन 4-5 क्षेत्रों में ही मिले हैं। इतना ही आपको मध्य पूरा पाषाण काल में करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल जीएस के लिए करा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैकल्पिक इतिहास की जब कक्षाएं होंगी तो उस समय काफी डिटेल में इस सारी चीजों को पढ़ना है, लेकिन आधार यही काम करेगा। ये अगर समझ गए तो उस समय आपको समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। यहाँ आखिर अंतर क्या हुआ कि इसको अपर पैलियोलिथिक एज इतिहासकारों ने कहा? तो देखिए अंतर क्या हुआ। सबसे पहले अग्नि का प्रयोग जो था व्यापक हो गया।
शुरुआत भी मान सकते हैं, हालांकि उसका साक्ष्य उसका नहीं है कुछ। इसके अलावा जो है एक नक्काशी चट्टानों पर, नक्काशी मैंने कुरेद कुरेद के कुछ आकृति बनाना, नक्काशी और कलात्मकता में वृद्धि हुई। नक्काशी और कलात्मकता में वृद्धि हुई, ठीक है। भीमबेटका उदाहरण, ठीक है। भीमबेटका जो है एमपी में एक स्थल है, मैं दिखा दूंगा मैप में। भीमबेटका का एक खासियत है, हमेशा याद रखिएगा, है ना, जो 3 पार्ट पूरा पाषाण काल का है, उस तीनों पार्ट के साक्ष्य जो है भीमबेटका से मिलते हैं। और पूरा पाषाण काल के अलावा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के भी साक्ष्य जो है भीमबेटका से मिलते हैं। यानी कि भीमबेटका से पूरे पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, एक इंपॉर्टेंट साइट है। ये 2 चीज था। इसके अगर क्षेत्र की बात करें कि उच्च पूरा पाषाण काल के कौन कौन से क्षेत्र थे, ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा मैप बना लीजिए। साउथ इंडिया का बना देता हूं। ये साउथ इंडिया हो गया, ये नॉर्थ इंडिया हो गया। यहां जो है पहला साक्ष्य एमपी भीमबेटका, यहाँ चित्र मिले हैं, ठीक है, पाषाण कालीन मानवों के द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। ये रायसेन जिला में है भीमबेटका, ये भोपाल के नॉर्थ में है। भोपाल के नॉर्थ में देखिएगा रायसेन जिला है। बेलन घाटी इलाहाबाद के पास बेलन नदी है, बेलन, इसके कोस्ट में इलाहाबाद लिख लीजिए। ये दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य है। रेणुगुंटा साउथ आंध्र प्रदेश में, वहां से भी साक्ष्य मिले हैं। आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। इसको तिरुपति जिला में कर दीजिए। नॉर्थ कर्नाटक में बीजापुर, बीजापुर, उसी के पास है सोलापुर, सोलापुर नहीं है सोलापुर है, ठीक है। यादगिरी जिला में है सोलापुर, बीजापुर तो खुद जिला है, कर्नाटक, ओके। ये दोनों कर्नाटक के साइट हैं। तो ये सारे साइट जो हैं आपके आ जाएंगे उच्च पूरा पाषाण काल के। तो उच्च पूरा पाषाण काल का खासियत क्या है? अग्नि और कलात्मकता, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए बढ़ा जाए।
मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक एज। भारत में जो है मध्य पाषाण काल का शुरुआत जो माना जाता है 10,000 BC से। इसका अंत कब हुआ कहना मुश्किल है, लेकिन अंतिम रूप से 1000 BC तक भी कहीं कहीं भारत में साक्ष्य देखे गए हैं जो मध्य पाषाण कालीन कहे जा सकते हैं। तो इसका खासियत आखिर क्या था मध्य पाषाण काल का, जो इसे मध्य पाषाण काल कहा गया? खासियत ये था उपकरणों में सुधार, छोटे छोटे उपकरण जो है बनने लगे। इसको जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था। यही है सबसे मेन मध्य पाषाण काल का यह पहचान है, माइक्रोलिथ। अक्सर एग्जाम में आता है, चाहे हस्त कुठार हो, विदारणी हो, खंडक हो, गंडासा हो, फलक वेधनी, छेदनी, खुरचनी हो, सारे सुगठित हो गए और छोटे छोटे आकार में जो आरामदायक थे, सहूलियत होते थे। ठीक है, इसमें जो है अर्धचंद्राकार एक मैक्रोलिथ, अर्धचंद्राकार, दूसरा समलंबाकार इंपॉर्टेंट था। इस ढंग का ये होता था, है ना, ल्यूनेट। ट्रेपेजी था, ट्रेपेजियम साइज का था, मैंने इस टाइप का कल बताया था मैथ में मैंने। ठीक है, एक तरफ धार होते थे या दोनों तरफ भी धार हो सकते थे। तो ये इनका खासियत था मध्य पाषाण काल का, समझ गए ना। यही चीज इसका ध्यान रखना है कि छोटा छोटा उपकरण का प्रयोग जो है शुरू हो गया था। बाकी उपकरण का प्रकार वही सब था जो शुरू में मैंने बताया था। इसका विस्तार पर अगर बात करें तो लिख लीजिए बिरभानपुर, लग्नाज, टेरी समूह। बिरभानपुर जो है लिख लीजिए दुर्गापुर, पूरा आप लोग लिख लीजिए वेस्ट बंगाल। लग्नाज जो है मेहसाणा जिला में है, गुजरात। टेरी समूह जो है तिरुनेलवेली में है। टेरी समूह तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इंपोर्टेंट साक्ष्य और है मध्य पाषाण काल का, वो है एमपी और राजस्थान का। ये बहुत ही नामी साक्ष्य है। यहाँ आदमगढ़ है, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, होशंगाबाद जिला में है। जिला को स्पेशली मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वर्तमान मैप में कहां है। बागोर, ये भीलवाड़ा जिला में है, राजस्थान में। एमपी के बॉर्डर पर ही भीलवाड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में जो 2 स्थान पर साक्ष्य मिले हैं वो प्रतापगढ़ जिले में हैं दोनों। इलाहाबाद के नॉर्थ में है प्रतापगढ़ जिला, सराय नाहर राय,
महदाहा, ये सारे इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए। महदाहा सराय नहर राय प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का हो गया सराय नहर राय। यहां से आपको जो है शैल माने पत्थर, शैल गुफा में निवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कछुआ, हिरण इत्यादि जले हुए अवस्था में मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोग भोजन के रूप में कछुआ और हिरण का जो है प्रयोग किया करते थे, ठीक है। यह आपका हो गया मध्य पाषाण काल। इसको जो है मैप में मैं दिखा देता हूं। यहां पे देखिए बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। दामोदर नदी के तट पे है। झारखंड से दामोदर नदी निकलती है ना, जाके गंगा में यहां पर मिलती है। यहीं पर है बीरभानपुर, दुर्गापुर जिला में। लखनाथ जो है मेहसाणा में है, यानी कि अहमदाबाद इस जगह है, उसका नॉर्थ में मेहसाणा है। मेहसाणा के पास जो है लखनाज को दिखा दीजिए। आईएएस मुख्य परीक्षा में भी आपको ये काम देंगे इस सारे नॉलेज। टेरिस समूह जो तिरुनेलवेली में एकदम लास्ट में है, तिरुनेलवेली जिला, इसी जगह दिखा दीजिए आप टेरिस समूह। उसके बाद आदमगढ़ जो है होशंगाबाद में, ठीक है। भोपाल के साउथ में इसको दिखा दीजिए आदमगढ़ को। और बागोर जो है भीलवाड़ा में है, ठीक है। और कुछ नहीं है। ये सारे स्थान जो है आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। अब चलिए नव पाषाण काल के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। नवपाषाण काल में पहले ये जानना है आपको कि क्या परिवर्तन आया, ठीक है, जिससे कि नवपाषाण काल इसे कहा गया। तो यहां पर देखिए जो परिवर्तन आया वो सबसे मुख्य परिवर्तन था कृषि और स्थायी जीवन। जो पहले खाद्य संग्राहक थे उसका परिवर्तन अब किस में हो चुका था? खाद्य उत्पादक में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कृषि पशुपालन दोनों होने लगा। मध्य पाषाण काल में सिर्फ पशुपालन के साक्ष्य जो है आदमगढ़ बागोर से मिले हैं, कृषि के अस्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ कृषि अच्छी तरह से होने लगा। कृषि क्या क्या चीज का होता था? चावल, जौ, गेहूं, बाजरा,
इस पर काफी इतिहासकार अध्ययन कर रहे हैं नवपाषाण काल पर, लेकिन अध्ययन जो है भी अधूरा है। चावल हो या जौ हो या गेहूं हो, शुरू में कृषि जन्य नहीं था। यह वन्य गेहूं, वन्य चावल, वन्य बाजरा इस ढंग से था, यानी कि जंगली टाइप का था, है ना। इसको किस ढंग से कृषि के रूप में बदला गया, इसके बारे में अभी शोध चल रहा है, अस्पष्ट जानकारी। लेकिन जो भी हो, इस काल में जो है कृषि पूरी तरह से विकसित हो चुका था। अब जब कृषि विकसित हुआ तो ध्यान दीजिए, लोगों को खाद्यान्न के लिए भटकना नहीं पड़ा, लोगों ने अस्थायी जीवन को अपनाया। एक कंसेप्ट है अस्थायी जीवन अपनाया। कृषि नहीं था इसलिए ना भटकते रहते थे, खाना बदोश की मध्य जिंदगी जीते थे मध्य पाषाण काल तक। अस्थायी जीवन अपनाया, ठीक है। तो गांव बने। यही गांव का साक्ष्य जो है मेहरगढ़ के रूप में मिलता है। दूसरा, गांव बने तो और सभ्यता का विकास हुआ अलग अलग पक्षों पर, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कृषि जब आए तो और कुछ देखिए क्या परिवर्तन आया। जब कृषि में उत्पादन ज्यादा होने लगा, कुछ अधिशेष सरप्लस बचने लगे, तो मृदभांडों की जरूरत पड़ी। मृदभांड, पोट्री, ठीक है। पोट्री पहले हाथ से बनते थे, लेकिन हाथ से पोट्री बनाना संभव नहीं हुआ, काफी दिक्कत आने लगा। कितना मृदभांड बनाते हाथ से, इसलिए धीरे धीरे जो है चक्की का विकास हुआ। तो दो टाइप के मृदभांड हो गए, हस्त निर्मित मृदभांड और चाक निर्मित मृदभांड, ठीक है। अब जब चाक का विकास हुआ तो लोगों को लगा कि केवल जो है इसका बर्तन बनाने में काम नहीं दे सकता है, क्योंकि ये घूम सकता था और भारी भारी सामान का वजन को ले जा सकता था, इसलिए बैलगाड़ी का विकास हो गया, ठीक है। तो आप इस ढंग से आप देख सकते हैं, पहला चीज ये हुआ आपका कृषि, खाद्य संग्राहक, कृषि से इतना सारा चीज जो है आपका निकल गया, है ना। कहाँ क्या साक्ष्य मिला है थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरा जो है, मृदभांड के आधार पर देखा गया है कि नवपाषाण काल को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक मृदभांड रहित नवपाषाण काल। देखिए, केवल रटना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, समझना भी है, उसी चीज पर मैं आपका ध्यान दे रहा हूं। मृदभांड सहित नवपाषाण काल, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लोग फुल लिख लीजिएगा। एक कंसेप्ट है मृदभांड रहित, यानी कि प्री पोट्री, इसको कहा जाता है प्री पोट्री नियोलिथिक एज, ठीक है। इसको ए सेरामिक न्यूलिथिक एज भी बोला जाता है। और यानी कि जब मृदभांड नहीं थे, कुछ समय बाद जब मृदभांड आए, दोनों नवपाषाण काल थे, ठीक है। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान देना है, जो नवपाषाण काल में आपका देखा गया, एक कृषि पशुपालन हो गया खाद्य संग्रह के कारण। दूसरा जो है, कुछ कुछ क्षेत्रों में धातु का प्रयोग शुरू हुआ। पहला बार किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबा, ठीक है, कॉपर। इसको कहा गया चैल्कोलिथिक। इसके बारे में अलग से अध्ययन करना है। नवपाषाण काल का ही चैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं, ताम्रपाषाण काल, माने तांबा भी यूज हुआ और पाषाण भी यूज हुआ। पाषाण माने पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग अध्ययन करेंगे और ताम्रपाषाण काल में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियर हो रहा ना नवपाषाण काल। अब देखिए, नवपाषाण काल
ये नवपाषाण काल के आगमन के सूचक थे ये सारी घटनाएं। अब हम लोग इसमें और अंदर नहीं जाते हैं, हम लोग चलिए अब स्टडी कर लेते हैं कहाँ कहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य जो मिले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इसको अच्छी तरह समझिएगा, जिस कंसेप्ट को मैंने समझाया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने में भी मदद आपके करेंगे, पीटी में तो मदद देंगे। चलिए अब नवपाषाण कालीन कुछ स्थलों को दिखा लीजिए। तो सबसे पहले जो आपका आता है बुर्जहोम, श्रीनगर के पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट नवपाषाण कालीन स्थल। ठीक है, एक आता है आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पुराना। एक जो इंपॉर्टेंट आता है आपका इलाहाबाद, आ जाइए फिर से, जहां बेलन घाटी बताया गया था, कुलडीहवा। ये सब सीधे सीधे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आदमगढ़ और बागौर को भी दिखा दीजिए। क्यों दिखाना है मैं बताता हूं। बी फॉर बागौर, बी फॉर भीलवाड़ा, ए फॉर आदमगढ़, एच फॉर होशंगाबाद। होशंगाबाद में है ये। ठीक है, इस क्षेत्र को थोड़ा सा छायांकित कर दे सकते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र को छायांकित केवल कर दीजिए, साउथ इंडिया को। अब देखिए शुरू करते हैं हम लोग मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ का काल 7000 BC माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से लगभग 9000 साल पहले की बात है। हालांकि 5000 BC भी कई विद्वान मानते हैं। यहाँ अभी भी खुदाई चल रही है और बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। पहली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, पहले ग्राम के साक्ष्य मिले हैं। जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गेहूं और जौ और कपास के एग्जाम्पल मिले हैं। गेहूं, जौ और कपास, ठीक है, बस्ती के एग्जाम्पल मिले हैं। जब सिंधु घाटी पढ़ाया जाएगा तो ये सब काम देगा, ये सारा कंसेप्ट, क्योंकि यही आधार बना सिंधु घाटी के सभ्यता के विकास में। जो आज आप पढ़ रहे हैं वो आधार के रूप में वर्क करेगा। अब बुर्जहोम जो है बहुत प्रसिद्ध है आपका अपने गर्त आवास के लिए और समाधान के लिए। यहां से सुई, मछली के कांटे, तीर के नोक, अस्थि के उपकरण, इत्यादि मिले हैं। ठीक है, अब क्या विशेषता थी? तो गर्त आवास में जो आपके विशेषता थे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीढ़ी बना हुआ था आवास में जाने के लिए, पहला। और दूसरा जो इसमें था, चूल्हा की भी प्राप्ति हुई है। सावधान में क्या विशेषता था? कुत्ता के साथ
शवों को गाड़ा जाता था और कुछ सामानों के साथ भी। ये हड़प्पा में भी आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में भी, ठीक है। कहीं कहीं भेड़ियों के साथ भी साक्ष्य मिला है सावधान में, ठीक है। सावधान जो थे दो टाइप के थे, प्रारंभिक द्वितीयक, माने खुला और दफनाना। खुला का अर्थ है सब को कहीं फेंक दिया जाता था, जानवर खाते थे, खुद ब खुद नष्ट हो जाता था। दफनाना का अर्थ समझ ही रहे हैं, जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया जाता था। तो ये आपके सारे साक्ष्य मिले हैं बुरझोम, श्रीनगर के पास से, कश्मीर में। मेहरगढ़ हो गया। कुलडीहा आ जाइए, ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज। कुलडीहा जो है 5440 बीसी से आप ले सकते हैं, इसका 2500 बीसी लिख दीजिए, मैंने आज से 4500 साल पुराना। ये 5440 बीसी है, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चावल का साक्ष्य मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, चावल का साक्ष्य पहली बार कहां से मिला। एक आपका यहाँ पर जो है अस्थि का उपकरण, अस्थि का उपकरण जो है सबसे पहले आपका बेटम चरला से मिला है, ये कुर्नूल जिला में है। इसको आप लोग नोट स्पेशली कर लीजिए। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मध्यपूरा पाषाणकालीन स्थल, मध्यपूरा पाषाणकालीन स्थल। वेटम चरला, वेटम चरला देख लीजिए, वेटम चरला, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से मिला है। ये नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, ये मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल है। सॉरी, मध्य पूरा पाषाण में नहीं आएगा, उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल कर दीजिए। तो पहला बार अस्थि का उपकरण का साक्ष्य अगर पूछा जाएगा तो बेटम चरला होगा, अस्थि उपकरण। इसको ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा मैंने बताया है। पहला बार अस्थि उपकरण का साक्ष्य उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल बेटम चरला। तो कोल्डेबा हो गया। अब आदमगढ़ बागोर पर आते हैं। यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोनों जगह से। आदमगढ़ में अगर सबसे पुराना पूछा जाएगा तो आदमगढ़ लिखिएगा, बागोर नहीं, है ना। अगर यहाँ पर कोशिश की जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा कि अगर यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिल जाता है तो इससे भी नवपाषाणकालीन स्थल में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। अब साउथ का जहां तक बात है तो ऐसा कोई फिक्स स्थल की खोज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से बाजरे की कृषि के बारे में जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि कुछ स्थल जो है यहाँ पर नवपाषाणकालीन स्थल रहे हैं। यहाँ से भी असम घाटी से ब्रह्मपुत्र घाटी, असम का ब्रह्मपुत्र घाटी से भी आपके कृषि के साक्ष्य मिले हैं जो नवपाषाणकालीन स्थलों की सूचना देते हैं। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़, बुरझोम, कोल्डीहा, ठीक है। तो पाषाणकालीन स्थल में आपको यही समझना है जितना मैंने आज बताया, ठीक है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो इससे बाहर पाषाण काल में चाहे किसी भी परीक्षा में बैठिए, आईएएस से लेकर के छोटे छोटे परीक्षाओं तक में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे। इतना कंसेप्ट को क्लियर रखिए, मुख्य परीक्षा के लिए एक आधार बनेगा आपका इतिहास, चाहे जीएस के लिए लिख रहे हो या वैकल्पिक विषय के रूप में। इस ढंग से आज का क्लास जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।